नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब देखो अपन पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पढ़ा था। अब इसी चैप्टर को अपन आगे बढ़ाते हुए इनके अंदर विभिन्न प्रकार का जो अंतर हमने पढ़ लिया है, इनके मध्य कौन कौन से कार्य किए वो भी पढ़ लिए हैं। अब इनमें एक पॉइंट और बचता है, वो भी अपनी इस वीडियो में क्लियर करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बताया गया है। अगला अपना मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में संबंध। तो ये भी एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अपन को मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों में क्या बताया गया बेटे, संबंध बताया गया है। तो इस संबंध को देखो आगे किस प्रकार से करना है और कैसे इसको आगे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज तो यही है, संविधान की भाग 3 में मौलिक अधिकार एवं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे की पूरक बताया है, जिसमें इन दोनों ने सम्मिलित रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात बताई गई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर संबंध में क्या बताया गया है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार एवं भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक बताया गया, जिसमें इन दोनों ने सम्मिलित रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात बताई गई है। जो इनका सबसे बड़ा क्या बेटे संबंध है। इन्हीं के संबंध में गजेंद्र गडकर के अनुसार अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए। ये बात किसने की थी? गजेंद्र गडकर ने बताया कि न्यायपालिका द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए, मतलब उनको एक अच्छी बात बतानी चाहिए ताकि ये नीति निर्देशक तत्व आगे रूप से कार्य कर सके। लेकिन संविधान ने तो उल्टा ही की। देखो क्या किया, 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया कि मौलिक अधिकार असंशोधित है। इसमें
संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 की केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्थिति बताई गई है ये सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है मौलिक अधिकारों के संबंध में, जो मैंने आपको प्रस्तावना में भी पढ़ाया होगा कि 1967 की बात है। 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जारी किया कि मौलिक अधिकार असंशोधित है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, तो इसको भी अपन को ध्यान रखना है। तो देखो बेटा एक बार वापस देख लो, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों में अपन को पढ़ना है संबंध। तो देखो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या बेटे पूरक बताए गए हैं, ठीक है, जिसमें इन दोनों ने सम्मिलित रूप से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात बताई गई है। गजेंद्र गडकर के अनुसार अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को न्यायपालिका द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिए, ये बात भी इसमें क्लियर बताई गई है, ठीक है। 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में आदेश जारी किया कि मौलिक अधिकार असंशोधित है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये चीज भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी सी आपको संबंध में याद रखना है, और इसी के साथ आपका ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का चैप्टर क्या हो जाता है बेटे, समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब देखो आगे अब देखो अगला चैप्टर है अपना मूल कर्तव्य। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले संविधान के भाग 4 की वह अनुच्छेद 51 के में वर्णित है। तो पहली बात तो ये याद रखना कि जो संविधान का भाग 4 के है वह अनुच्छेद 51 के में क्या बेटे वर्णित है वर्तमान में मूल कर्तव्य, ठीक है। अब मूल कर्तव्य के बाद में दूसरी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या याद रखनी, बहुत अच्छी अच्छी लाइन लिख रहा हूं, इनको विशेष तौर से याद रखना। तो अगला देखो
इनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान था जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तब इनका उल्लेख नहीं था। तो सर बाद में जोड़ा तो वही बात है, संशोधन होगा। तो फिर वही चीज है, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 76 के तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य 1973 में घटित सरदार सरवन सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। ठीक है, तो ये भी अपन को इसमें ध्यान रखना है। अगला अपन को क्या याद रखना है, मूल कर्तव्य एवं योग्य होते हैं। वही बात है, अर्थात इनका हनन होने पर न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है, तो ये भी चीज आपको इसमें याद रखना है। अगली चीज क्या याद रखना है, मूल कर्तव्य सामाजिक बंधनों पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटे, सामाजिक बंधनों पर आधारित है। अगला इसमें अपन कह सकते हैं, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए। अगली आप लाइन याद रख सकते हो, मूल कर्तव्य नैतिकता पर आधारित है। इनको प्रभावी बनाने के लिए CR ईरानी समिति का गठन किया गया। 11वां मूल कर्तव्य छियासीवें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा देने के लिए या दिलवाने के लिए शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा। तो ये मौलिक अधिकारों का बेसिक था, जो मैंने आपको एक बार पूरे चार्ट में पढ़ाया। तो देखो, मूल कर्तव्य सबसे पहली चीज तो याद रखना, संविधान के कौन से भाग में
4 के में, 4 में नीति निर्देशक तत्व है, जबकि ये कौन से भाग में बेटे 4 के में, और अनुच्छेद किस में बेटे 51 के में। बेटे एक ही अनुच्छेद है और एक ही भाग है, दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, के दो चाहे ए के दो, तो एक ही बात है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना। तो पहली लाइन तो सबके कंप्लीट है। दूसरी लाइन, इनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि आपको पता है कि लागू कब हुए थे, मैंने लिखाया था अभी, ये आपके लागू हुए थे 1976 में, जबकि हमारा संविधान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार की प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है। तो मूल संविधान में इनका क्या नहीं था बेटे, उल्लेख नहीं था। फिर ये उल्लेख नहीं था तो फिर वही चीजें जोड़ा, तो हमें क्या करना पड़ा, संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। कितने मूल कर्तव्य, 10। और 1973 में गठित एक समिति थी जिसका नाम था सरदार सरवण सिंह समिति। इस समिति की सिफारिश पर ये जो मूल अधिकार है ये जोड़े गए। मूल कर्तव्य हमेशा क्या होते हैं बेटे, एवाद योग्य होते हैं, अर्थात इनका हनन होने पर अपन न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती है। मूल कर्तव्य सामाजिक बंधनों पर आधारित है, मतलब समाज पर ही ये आधारित है। समाज के लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है कि भाई इनको माने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई अपने इनको मानना चाहिए ताकि हमारे देश के अंदर प्रगतिशील समाज की स्थापना हो सके। ठीक है, अगला क्या बताया, मूल कर्तव्य हमारे संविधान में कहां से लिए गए बेटे, पूर्व सोवियत संघ रूस से। अब ये मसला कैसे, इसको आप रूस भी बोल सकते हो, लेकिन बेटे एक चीज बता देता हूं मैं, ये बात है आपके 1945 में, आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त। ठीक है, इस युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व 2 गुटों में बढ़ जाता है। एक तो गुट होता है अमेरिका और एक गुट होता है आपके सोवियत संघ। ठीक है, तो इस सोवियत संघ, इन दोनों के मध्य खटास की प्रवृत्ति 45 से लेकर लगभग 1995 तक चलती है, लेकिन कभी भी युद्ध नहीं होता है। आगे चलकर ये सोवियत संघ का क्या हो जाता है बेटे, विघटन, और विघटन होने के बाद ये सोवियत संघ किसमें परिणित हो जाता है, रूस में, और बाकी अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाता है। लेकिन अमेरिका वैसा का वैसा रहता है। इन दोनों के मध्य ये जो सेक्टर चलाता है इसे कहते हैं शीत युद्ध। क्या कहते हैं, शीत युद्ध। अब हमने जो मूल कर्तव्य वो कब लिए, 1976 में। तो 1976 में तो इसका नाम क्या था, सोवियत संघ रूस था। तो ये इससे बोलते हैं पूर्व सोवियत संघ रूस से ग्रहण किए गए मूल कर्तव्य नैतिकता पर आधारित है। इनको प्रभावी बनाने के लिए सीआर ईरानी समिति का गठन किया गया। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें 14 से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का क्या होगा बेटे, कर्तव्य होगा। ये बात आपको इसमें बेसिक तौर पर याद रखनी। अब वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य है कितने बेटे, तो वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या बेटे 11। ठीक है, 11 के अंदर देखो कुछ लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। तो ये एक बार बेटे सब समझ में आया पूरा डिटेल्स, तो अब देखते हैं आगे। बेसिक से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक मूल करते हुए लिख रहा हूँ, अच्छे से आपको समझना है। 10 लिखना है, 11वां मैंने लिख दिया है। तो देखो सबसे पहले संविधान का सम्मान करें तथा उसकी आदर्शों, संविधान का सम्मान करें तथा उसके आदर्शों, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज
का सम्मान करें। कहने का मतलब पहला कर्तव्य क्या बताया गया, एक बार इनको पढ़ने से आपको अपना पता चल जाएगा कि रियल में इन कर्तव्यों के अंदर क्या बात है बताएगी। सबसे पहला देखो क्या है कि संविधान का क्या करना चाहिए, हमें सम्मान करना चाहिए और उनके आदर्शों और राष्ट्रगान एवं राष्ट्र ध्वज का हमेशा सबको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रख सके। तो ये भी चीज अपन को विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। अगला दूसरा क्या बताया गया है, देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा राष्ट्र के प्रति आदर भाव को प्रकट करना चाहिए। ये कौन सा कर्तव्य बेटा, दूसरा कर्तव्य। तीसरा एक बार मैं 5 लिख देता हूं। तीसरा है देश की प्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना चाहिए, चौथा देश की राष्ट्र को संबोधित करना एवं आह्वान करने पर देश की सेवा करना। पांचवा देश में सामाजिक, जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके सभी में भ्रातृत्व की भावना विकसित करना। तो ये 5 एक बार देख लेते हैं, फिर आगे 5 और देख लेते हैं। देखो शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। तो संविधान का सम्मान करें, उनके आदर्श और राष्ट्रगान का क्या करें बेटे, सम्मान करें, ठीक है। देश की स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन देना चाहिए तथा राष्ट्र के प्रति आदर भाव को क्या करना चाहिए बेटे, प्रकट करना चाहिए और प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहिए। प्रभुता का अर्थ देख लेते हैं। प्रभुता क्या होती है, ऐसा निर्णय जो स्वयं ले सके, वो हमेशा क्या होता है, प्रभुता। मतलब ऐसा राष्ट्र जो किसी दूसरे राष्ट्र के अधीन कार्य न करे, वो हमेशा होती है प्रभुता। राष्ट्र को संबोधित करना और आह्वान करने पर क्या करना, देश की सेवा करना। देश में सामाजिक जैसे जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करके सभी में भ्रातृत्व की भावनाओं का क्या करना, विकास करना, ठीक है। तो बेटा आगे की बात अपन कल करेंगे, ठीक है।